Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 अप्रैल 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्पीति वैली को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कल वाला ही है, तो आज आपको सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कल के वीडियो में कमेंट सेक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ है, उसको मैंने ऑन किया बट वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आज फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को एक बार कोशिश करनी है इसका सही उत्तर देने की। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी एक बिल है जो कि यहाँ पे संविधान में कोई बदलाव कर रहा है या फिर कह सकते हो अमेंडमेंट करना चाहता है, तो क्या उस बिल को लाने के लिए हमें राष्ट्रपति की सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए होती है। यानी कि पहले राष्ट्रपति रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का बिल लेकर आया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर क्या संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगेन उसी बिल की बात की जा रही है जो कि संविधान में कुछ चेंजेस करना चाहता है, अब जब हम इस बिल को प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट करेंगे तो ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको अपना एसेंट दें, यानी कि अपना अप्रूवल दें और साइन करके यहाँ पर इसको अप्रूव कर दें। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। यानी कि अगेन यही बिल जो है इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही थ्रू गुजरना पड़ता है, दोनों के ही थ्रू पास होना पड़ता है एक स्पेशल मेजोरिटी से। और यहाँ पर कोई भी जॉइंट सिटिंग वाला प्रोविज़न नहीं है, यानी कि कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है किसी बिल को लेकर तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में आकर बैठ सकते हैं। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों को पता चल ही चुका है अतीक और अतीक के भाई अशरफ का जो मर्डर है वो कर दिया गया है एक पिस्टल से, और वो जो पिस्टल है उसका नाम है जिगाना पिस्टल। अब वो जो जिगाना पिस्टल है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है, तो इस पिस्टल के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर में बैन है, उसके बावजूद भी कैसे भारत के अंदर में इलीगल तरीके से इसको लाया जाता है। तो आप देख पाओगे इस पिस्टल के बारे में चर्चा हो रही है। बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं अभी कुछ घंटों पहले यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं और कल से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पर चर्चा में है। तो वो जगह थी प्रयागराज का कॉल्विन हॉस्पिटल। 18 सेकंड में 20 राउंड गोलियाँ चलाई थीं और उस फायरिंग राउंड के अंदर में माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ जो है मारा जाता है। आप एक चीज़ और देखोगे कि एक भी सेकंड रुके बिना ये फायरिंग की गई थी, और ये फायरिंग कोई AK-47 से नहीं की गई थी, ये एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। और ये जो ऑटोमेटिक पिस्टल है इसका नाम जिगाना है। इंग्लिश में आप देखोगे जिगाना है, हिंदी में यहाँ पर जिगाना के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन इसका देखने को मिल जाएगा। अब ये जो पिस्टल है जिगाना, ये कहाँ पे बनती है, तो ये बनती है टर्की में। और ये पिस्टल अक्सर इंडिया के अंदर में अलग अलग जगह से जब्त भी की जाती है। और एक चीज़ और बता दूँ, आज से लगभग 10 महीने पहले इसी पिस्टल से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की गई थी।
ना इस पिस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे ये इसका पूरा लुक है, ठीक है। ये थोड़ा इसका साइज़ वगैरह बताया गया है कि बैरल का लेंथ कितना है 4.5 इंच का, इसकी पिस्टल की ऊंचाई कितनी है 144 की। अब जैसा जैसा डिज़ाइन होता है, जैसा मॉडल होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो लेंथ है और जितनी भी इसकी ब्रेड्थ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं, तो इसके ऊपर इतना मत फोकस करो। ध्यान ये रखना है कि ये जो पिस्टल बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है TISAS। तो ये इस कंपनी का नाम है। किस देश में इस पिस्टल को बनाया जाता है, तो टर्की के अंदर में इस पिस्टल को बनाया जाता है। 2001 में इसको बनाना शुरू किया गया था और आज भी कई सारे देश हैं जहां पर इन पिस्टल का यूज़ हो रहा है, जैसे कि फ़िलीपींस है, मलेशिया है, अज़रबैजान है और US, खासकर US कोस्ट गार्ड। इन सभी जगह पर इन पिस्टल का आज के समय पर यूज़ किया जा रहा है और इस पिस्टल के लगभग 16 मॉडल्स देखने को मिलेंगे। इसकी अपने आप में कुछ खास बात है, कुछ फीचर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। क्या फीचर्स नज़र आते हैं? जब आप नॉर्मल कोई पिस्टल देखते हो तो उसमें इतने सारे फायरिंग राउंड नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर इस पिस्टल के अंदर में लगभग 15 राउंड फायर होते हैं, एक साथ 15 राउंड फायर। उसके बाद में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है और छोटा और हल्का पिस्टल होता है, जिसकी वजह से इसको पास में रखना थोड़ा आसान होता है। ये सारी चीज़ें खुद टीसीएस की वेबसाइट से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग इस पिस्टल को बनाते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान में टर्की में इस पिस्टल को बनाया जाता है तो ये इंडिया में कैसे आया? मतलब जब इंडिया में इसको बैन कर रखा है तो ये कैसे आ जाता है इंडिया में? बार बार हम लोग कई बार देखते हैं कि हाँ, इसको यहाँ से ज़ब्त किया गया है, वहाँ से ज़ब्त किया गया है। तो उसके पीछे का रीज़न है पाकिस्तान। और आज के समय पर एक नया फीचर आ चुका है। नया फीचर का एक नई चीज़ आ चुकी है, वो ड्रोन है ना। ड्रोन के बारे में लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ड्रोन कैसे खतरनाक हो सकता है और कैसे यहाँ पर एक अच्छी तरीके से काम भी कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। बट अगर आप यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से देखो तो ड्रोन के ज़रिए से भी भारत में जो ये पिस्टल है वो भेजा जाता है और पाकिस्तान यहाँ पर ये हरकत करता है। जिगाना जो पिस्टल है भारत में बैन है। इस पिस्टल को बॉर्डर क्रॉस करके भारत में लाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। होता यह है कि दरअसल पंजाब में पिछले कई सालों से बहुत सारी जो गैंग है वो एक्टिव हैं, जो सीमा पार से यानी कि बॉर्डर पार से जो ड्रग्स हैं प्लस यहाँ पर जो इलीगल वेपन्स है उनकी सप्लाई में काम को अंजाम देने में लगे पड़े हैं। इनमें से बहुत सारी जो गैंग्स हैं वो पाकिस्तान से पूरी मदद लेते हैं। पाकिस्तान उनको पैसों के अलावा यहाँ पर कुछ इलीगल वेपन और गोला बारूद देकर भी यहाँ पर उन गैंगों की मदद करता रहता है। बहुत सारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो ये जिगाना पिस्टल है ना, ये भी पाकिस्तान से ही आती है। 11 अगस्त 2022 को अमृतसर में 4 जिगाना पिस्टल और 8 मैगजीन जब्त की गई थी। और ऐसा एक मामला नहीं है, आए दिन यहाँ पर इंडिया में ये जिगाना पिस्टल को लेकर बहुत सारे केसेस निकल कर आते रहते हैं। पुलिस ने अलग अलग जगह से यहाँ पर इन पिस्टल को जब्त भी किया है। पाकिस्तान में अवैध रूप से भी जिगाना पिस्टल को बनाया जाता है, ये एक सबसे कंसर्न वाली बात है। और ये हथियार फिर जब पंजाब में आता है तो उससे देश भर में भेजे जाते हैं। पाकिस्तान भारत में हथियार पहुँचाने के लिए जो ड्रोन है ना, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प लेता है। और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक ड्रोन ना लगभग एक बार में 10 किलो हथियार या जो विस्फोटक है उसको यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर पंजाब के खेतों में गिरा देता है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर बाकी सारी गैंग्स हैं जिनका काम होता है वो यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से ड्रोन का आज के समय पर एक इलीगल यूज़ भी है। तो ड्रोन के डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ चीज़ें आपने अगर लिखनी होगी तो आप ये चीज़ बहुत आराम से मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब भारत में इसको इस तरीके से लीगल तरीके से लेकर आया जाता है ना, तो इसको प्रॉपर बेचा वगैरह भी जाता है। 5 से 7 लाख रुपए में यहाँ पर ये जिगाना पिस्टल दी जाती है, ऐसा भी आर्टिकल्स में मेंशन किया जा रहा है। भारत में चोरी छिपे अवैध रूप से जब यह जिगाना पिस्टल आता है तो उसकी खरीदी बिक्री भी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में खुद यहाँ पर इसका दावा किया जा रहा है कि इस पिस्टल की जो कीमत है वो करीब वैसे 4 लाख रुपए है, लेकिन भारतीय बाज़ार में इलीगल तरीके से लेकर आया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। भारत में लगभग 5 से 7 लाख रुपए में जो है इस हथियार को बेचा जाता है। तो इसी वजह से कई सारे क्वेश्चंस भी अभी उठाए जा रहे हैं कि जब इतना ज़्यादा महंगा यहाँ पर ये पिस्टल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अतीक और उसके भाई अशरफ पर फायरिंग करने वाले जो तीनों शूटर्स हैं वो यहाँ पर इतने महंगे हथियार कहाँ से लेकर आए हैं। जबकि आर्टिकल में ये भी मेंशन किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ जो जैसे जो 3 शूटर है ना, इनमें से एक शूटर का जो
लिंक है वो एक गैंग के साथ था, भाटी गैंग के साथ था, वो उसके साथ में मिला हुआ था, है ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बताई जा रही हैं, बट वो उसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। ना आज ना इसी टॉपिक के ऊपर में कई सारे आर्टिकल जो हैं वो कवर किए गए हैं। आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, एडिटोरियल भी आया है, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या है कहना, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला खासकर। फिर उसके बाद में आप देखोगे मैटर चल ही रहा है, तो बहुत सारे मतलब पूरे न्यूज़पेपर में यही आर्टिकल जो है हर तरफ भरे पड़े हैं। आप देख पाओगे पेज नंबर चाहे वो 12 हो, 13 हो, 8 हो, फिर उसके बाद में 11 हो, फिर उसके बाद में पेज नंबर 1 हो, सभी जगह पर इस टॉपिक को आज कवर किया जा रहा है। अभी मेंशन किया गया है कि देखो यूपी गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन को यहाँ पर बैठाया है, जुडिशियल कमीशन को बनाया है ना, ताकि क्या किया जा सके, जो ये अतीक को मारा गया है, इसके भाई को मारा गया है, उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो इस पूरे मामले को इंक्वायर करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन को बनाया गया। इस वजह से यहाँ पर ये फर्स्ट आर्टिकल कवर किया गया है। बाकी ये पूरा इशू समझाया गया कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे मारा गया, है ना, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया। अगेन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये वाला, इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के साथ में हम लोग लिंक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुआ क्या है, आर्मी में बिल्ड बैली ब्रिजेस इन काजीरंगा टू प्रोटेक्ट राइनोज डोमेन। काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है असम के अंदर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वन हॉर्न राइनोज है वो पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो राइनो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलता है। तो उनको बचाने के लिए एक बैली ब्रिज बनाने के बारे में फोकस किया जा रहा है कि एक बैली ब्रिज बनाया जाए जिससे यहाँ पर इस पूरे नेशनल पार्क को हम अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकेंगे। होगा क्या कि अगर ये ब्रिजेस बन जाते हैं ना, तो इससे जो लकड़ी वाले स्ट्रक्चर हैं वो सब यहाँ पर हम हटा देंगे। काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बार बार बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे वुड यानी लकड़ी से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसमें ये ब्रिजेस हमारी काफ़ी मदद करेंगे, बैली ब्रिजेस। पहले आपको देखना होगा पिक्चर में कि बैली ब्रिज होते कैसे हैं, जो लकड़ी को हटा सकते हैं। तो ये जो पिक्चर में आपको ब्रिज दिख रहा है इसी को हम लोग बैली ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा आयरन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि वुड को यानी लकड़ी को रिप्लेस कर सकता है। तो बोला ये जा रहा है कि जहाँ जहाँ फ्लड आने के यानी कि बाढ़ आने के रीजन देखने को मिल जाते हैं, है ना, ऐसे एरिया है, वहाँ पर हम इस प्रकार के ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम पूरे इस नेशनल पार्क को एक प्रोटेक्शन दे सकें। साथ ही साथ मैं कहना यहाँ पर यह है, आर्मी को यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी दी गई है काजीरंगा अथॉरिटीज़ की साइड से कि प्लीज़ यहाँ पर 3 ऐसे ब्रिजेस को यहाँ पर इस पार्क के अंदर में बनाया जाए और 3 ब्रिजेस से यहाँ पर जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है ये राइनोज तक पहुँचने की वो यहाँ पर हो पाएगी, उनकी हम प्रोटेक्शन कर सकेंगे। अब इस पार्क में कहाँ कहाँ पर यह ब्रिज बिछाने के बारे में चर्चा की जा रही है उसके बारे में बताया गया। अगेन वो चीज़ हमारे काम की नहीं है। दूसरा बोला जा रहा है कि देखो एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि अगर आप लोग को यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके ऊपर से पूरी पेट्रोलिंग करनी है, दस्तक मारना है काजीरंगा नेशनल पार्क का भी, तो यहाँ पर ये जो ब्रिज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बैली ब्रिज कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, इस बड़ी सी प्रॉब्लम का ये बोला गया। क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये अभी लकड़ी वाले ब्रिज बने हुए ना, वहाँ पर बाढ़ आने की क्षमता रहती है, बाढ़ आती रहती है, या फिर मानसून आएगा तो बारिश होगी, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, वो जो लकड़ी के ब्रिजेस है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो वुडन स्ट्रक्चर कह सकते हो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। इस वजह से जो बैली ब्रिजेस हैं वो एक सही चीज़ है जो कि यहाँ पर वुड को यानी कि लकड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि ये जो ब्रिजेस होंगे ना, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है इससे क्या होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जो ऐसे एरिया है जहाँ पर खतरा हमेशा बना रहता है उस एरिया तक जो रीच आराम से हो पाएगी। बाकी सारे जो गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़िया से हो पाएगा, है ना। साथ ही साथ में यहाँ पर एंटी पोचिंग कैंप्स के ऊपर भी फोकस कर सकेंगे, यानी कि देख सकेंगे उस ब्रिज का यूज़ करके कि कोई हंटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर बैली ब्रिज को बिछाना थोड़ा ज़रूरी है, ये बात आर्टिकल में मेंशन की गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में तो थोड़ा सा इस पार्क के बारे में जानना है, प्लस यहाँ पे पूरा चीज़ फोकस की जा रही है राइनोस को बचाने के लिए, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। जब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की तो फटाफट आओ इसको कवर करते हैं। ये पार्क कहाँ पर है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ तो आपको रट चुकी होगी, मैं कई बार बता चुका हूँ। असम के अंदर में आपको ये पार्क देखने को मिल जाता है। इस पार्क को 1904 में बनाया गया था और इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1974 में। फिर बाद में इसको एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया साल 2007 में। फिर इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के थ्रू भी यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, यानी कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर इसको एक डिक्लेयर कर दिया था इसके एक अलग से यूनिक एनवायरनमेंट के लिए।
ठीक है। तो 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया। साथ ही साथ में जो पार्क है इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह भी देखा जाता है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का टैग देने वाली जो बॉडी है उसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इनका कहना यहाँ पर यह कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड्स की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के लिए भी, इस टैग के लिए भी यहाँ पर योग्य है। फिर साथ ही साथ में मेंशन किया गया कि ये जो पूरा पार्क है ये ब्रह्मपुत्रा के किनारे पूरा आपको पार्क स्थित देखने को मिलेगा, और इस पार्क में 4 मेजर स्पीशीज़ है जानवरों की, 4 सबसे बड़ी स्पीशीज़। तो 4 स्पीशीज़ के नाम ध्यान में रख सकते हो। एक है राइनो सबसे इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद में एलिफेंट, देन रॉयल बंगाल टाइगर, देन उसके बाद में एशियाटिक वाटर बफलो। नेशनल हाईवे 37 यहाँ से पास होता है, डिप्लू रिवर इस नेशनल पार्क से गुजरती है। उसके बाद में यहाँ का जो अगर आप नेचर देखोगे तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, खुला जंगल है पूरा, घासें छोटी छोटी यहाँ पर नज़र आती हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो वन हॉर्न राइनो की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा। जो ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ना, इसको हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में इसकी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो राइनो की सबसे बड़ी स्पीशी यही है, और ये वन हॉर्न राइनो न केवल भारत में, भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो आपसे डायरेक्टली सवाल बन सकता है, और ऐसे सवाल कई बार बने हैं कि वन हॉर्न राइनो केवल इंडिया में पाया जाता है, तो ध्यान रखना केवल इंडिया में नहीं पाया जाता, इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में वन हॉर्न राइनो का जो IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वो क्या है? इसको यहाँ पे शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। सॉरी, शेड्यूल 1 तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब काफ़ी खतरे में ये प्रजाति देखने को मिल जाती है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसका जो हंटिंग वगैरह है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक टोक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो साइट्स है हमारा, उसके अपेंडिक्स 1 में इसको कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 में कवर करने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल व्यापार वगैरह है इसका, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंडिया जो है आज के समय में ऐसे राइनोज़ का 85% जो पॉपुलेशन है आज के समय पर होल्ड करके रखता है। तो लगभग ये जो पॉपुलेशन राइनोज़ की, वन हॉर्न राइनो की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है पूरे दुनिया में? वो केवल भारत में पाई जाती है, और भारत में भी कहाँ पर? यूपी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर में। इवन यहाँ पर WWF का जो डेटा है ना, उन्होंने ये बताया कि असम के अंदर में सबसे ज़्यादा ये वाले राइनोज़ हैं, 91% असम में ही हैं, और असम में कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके अलावा कुछ और रिजर्व्स भी हैं, जैसे कि मानस टाइगर रिजर्व हुआ, औरंग टाइगर रिजर्व हुआ है ना, फिर उसके बाद में लाखोवा रिजर्व फॉरेस्ट हुए, इनमें भी यहाँ पर ये राइनोस पाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, ये हमने जो बात की वन हॉर्न राइनो की बात की है। ठीक है, वैसे राइनोस की स्पीशीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 5 प्रजातियाँ होती है राइनो की। तो वन हॉर्न के बारे में आपने समझ ही लिया है। ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं वाइट राइनो, सफ़ेद राइनो, इसको IUCN में नियर थ्रेटेंड यानी खतरे के जस्ट पास में, उसके वाली कैटेगरी में कवर किया गया है। फिर ब्लैक राइनो जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसको IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, अगेन बहुत ज़्यादा खतरे में है। फिर उसके बाद आते हैं जैवन राइनो, इसको भी IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। फिर उसके बाद में आते हैं सुमत्रन राइनो। सुमत्रन राइनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो 5 प्रजातियाँ आपने पढ़ी हैं ना, इनमें से जो 3 स्पीशीज़ जो राइनो की देखने को मिलती हैं वो एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ना, जिसको हम लोग राइनोसोरस यूनिकॉर्निस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सींग की वजह से। तो ये वाली तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद में जवन और सुमत्रन, ये 3 राइनोज जो हैं ये पूरे एशिया में पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। और इनमें से जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये केवल इंडिया, मतलब इंडिया में देखने को मिलते हैं, इंडिया के साथ साथ यहाँ पर इसके आसपास की कंट्रीज़ में भी नज़र आता है। इसको हम इंडियन राइनो बोलते हैं। सभी राइनो की प्रजाति में सबसे बड़ी राइनो की प्रजाति ये यही वाली है, ग्रेटर वन हॉर्न वाली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसा यहाँ पर डिटेल से कवर करना था, सभी एस्पेक्ट्स कवर हो चुके हैं। कोई भी सवाल कहीं से भी आएगा आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इस आर्टिकल को आप लिंक कर पाओगे। तो G7 मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता है ना, कौन कौन से देश आते हैं G7 में? G7 में चलो रिवाइज करते हैं। नंबर 1
जर्मनी, फिर उसके बाद में नंबर 2 यूके, फिर फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। ये 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं G7 के अंदर में। तो G7 मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलते हुए यहाँ पर इन्होंने कमिटमेंट लिया है कि 2035 तक हम काम करेंगे कि बिजली को कार्बन फ्री बना दें, पोल्यूशन फ्री बना दें। ठीक है, ये यहाँ पर मेन टारगेट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस मीटिंग में इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। जब इंडिया को इन्वाइट किया गया तो भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, ये भी यहाँ पर इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब ये सारी 7 कंट्रीज़ बात कर रही थी कि 2035 तक हम फोकस करेंगे बिजली को कार्बन फ्री बनाने के लिए, यानी कि पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, तो सबसे मेन फोकस किया जाएगा कोयले को फेस आउट कर देना। ये जो वर्ड है ना वो ध्यान रखना, कोयले को पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर देना, फेस आउट कर देना, क्योंकि जो बिजली का उत्पादन हो रहा है मेन वो कोयले को जलाकर ही तो हो रहा है। तो कोयले की जो जलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए, कोयले को यहाँ पर इस वाली सेक्टर से पूरी तरह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब इसको जला रहे हैं तो यहीं से कार्बन रिलीज़ हो रहा है, यहीं से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, कोयले को इस सेक्टर से पूरा बाहर निकाल देना चाहिए। ये यहाँ पर इनका टारगेट है, 2035 तक ये करना चाहिए। अब एनवायरमेंट मिनिस्टर जो भारत के थे भूपेंद्र यादव, ये भी यहाँ पर इस समिट में गए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये पहले भी जो ग्लासगो में समिट हुई थी वहाँ पर भी और अब भी यही मैटर उठाते हैं कि देखो आप लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आप इलेक्ट्रिसिटी में पोल्यूशन कम करो और ये अच्छी बात भी है, लेकिन ध्यान रखो ये जो वर्ड है ना फेस आउट, ये आप गलत वर्ड यूज़ कर रहे हो। फेस आउट नहीं करना चाहिए, फेस डाउन करना चाहिए, यानी कि भले ही आप यहाँ पर कोयले का जो उपयोग है वो कम कर दो लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। कम करने के लिए अब इंडिया क्यों बोल रहा है, कम करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ इसी कोयले के ऊपर अभी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और ये जो देश हैं बाकी सारे जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके पास में गैस का रिसोर्स है ना, ये नेचुरल गैस का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बट इंडिया के पास में उस प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको नहीं नजर आएंगी। तो कोयले को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, तो यूएस, जापान, कनाडा और यूरोप जो है ये पूरी तरह से गैस के ऊपर निर्भर हैं, गैस रिजर्व्स के ऊपर निर्भर है, इनके पास में है तो इनके पास में कोई सोल्यूशन है, आराम से यहाँ पर ये काम कर लेंगे अपना। लेकिन जो दूसरे देश बच गए, चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं कोयले के ऊपर में, उनका यहाँ पे बुरा हाल हो जाएगा अगर हम कोयले को पूरी तरह से बंद कर देंगे इसका यूज़ करना। ठीक है, भले ही हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, सोलर एनर्जी के ऊपर मेन फोकस करेंगे, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं वो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर डेवलप करने के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन उसके लिए भी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक और बेहतरीन सी बात यहाँ पर बोली है कि हमें असिस्टेंस की आवश्यकता है, एक सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट कैसे चाहिए, तो देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आप चाहते हो कि हम कोयला कम कर दें, है ना, ख़त्म कर दें पूरी तरह से, तो एक बात ये भी तो देखो उसके लिए हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे तो हम काम कर नहीं सकते रातों रात, तो यहाँ पर एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता, फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखना लास्ट में ईडी लगा रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करें। डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएं, कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी तो जाकर ये कहाँ पे काम हो पाएगा। क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ इस चीज़ के ऊपर ही मेन फोकस करने लगी, पोल्यूशन को कम करने के लिए, कोयले को कम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जो दूसरा गोल है, जो दूसरा आगे डेवलप्ड कंट्री बनने का गोल है, वो यहाँ पर पीछे रह जाएगा। तो आप यहाँ पे इसमें हमें सपोर्ट करो, यानी डेवलप्ड कंट्री सपोर्ट करें, उसके बाद यहाँ पर सारा काम हो पाएगा, हम अपने गोल के ऊपर ही फोकस कर रहे होंगे और इधर खासकर जो यहाँ पर ये पोल्यूशन है उसको भी कम करने के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। चलो आते हैं अगले न्यूज़ पर। अब दोस्तों ये टॉपिक मैं कल आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, कल इवन मैंने थंबनेल भी लगाया है, स्टार्टिंग के 8-9 मिनट का वीडियो देखना, आपको ये आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो एक मैटर चल रहा है देश के अंदर में, जो सेम सेक्स मैरिज है, समलैंगिक विवाह जो है ना, इसको लीगलाइज कर दिया जाए, इस प्रकार की पिटीशंस जो है काफ़ी सारी जारी की गई हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर में, बट सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशंस को अपने पास ट्रांसफ़र किया और सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की सुनवाई करने वाला है। कहोगे आप कल भी तो आप बता रहे थे, हाँ तो कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम कल के दिन यानी कि ट्यूसडे में इस पूरे के पूरे पिटीशंस की या सेम सेक्स मैरिज वाले केस की सुनवाई करने वाले, इन पिटीशंस को हेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए यहाँ पर आपको अभी रुके रहना पड़ेगा, इस आर्टिकल में अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक स्टडी की गई है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना
इसको लीगलाइज करने से, इसको कानूनी मान्यता देने से क्या होगा, जो LGBTQIA कम्युनिटी के लोग हैं ना, इन इंडिविजुअल्स को कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल जाएगा, इनको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी चाहती है कि हाँ इनको भी यहाँ पर एक कानूनी मान्यता दी जाए, क्योंकि इंडिया में अभी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। मैंने कल आपको बताया था टोटल अभी 33 ऐसे कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में जो कि इसको एक लीगलिटी दे चुके हैं, यानी कि कानूनी मान्यता दे चुके हैं। बट इंडिया में इसकी मांग चल रही है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या मेंशन करता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बाकी दोस्तों, कर्नाटका इलेक्शंस 2023 के बारे में पूरा का पूरा पेज डेडिकेट कर दिया गया है। ये हमारे काम का पेज बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे तो वर्ल्ड सेक्शन में भी कुछ भी नहीं है। कल मैंने आपको सूडान को बोला था कि सूडान को अच्छे से मैप में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सूडान में एक क्लैश हुआ है ना, तो वो जो क्लैश है वो भी जारी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक खबर यहाँ पर यह निकल कर आती है कि जो नेपाल के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, उनका नाम है नारायण प्रसाद साउद। तो यहाँ पर ये नाम वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अलावा कुछ और ख़ास चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की एक न्यूज़ है, पाकिस्तान में महंगाई वगैरह ज़्यादा, इकोनॉमिक डाउन है, और आज के समय पर पाकिस्तान को अभी IMF से लोन मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इवन अभी तक यहाँ पर लोन क्लियर नहीं किया गया है, तो अभी पेट्रोल पर जो दाम है वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि बर्लिन के अंदर में, यानी जर्मनी ने क्या किया है, अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको शट डाउन कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। तो बर्लिन ने, यानी कि जर्मनी ने यहाँ पर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन किया। दूसरी तरफ फिनलैंड आज के समय पर यहाँ पर कह सकते हो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो खोलता हुआ नज़र आ रहा है, वो ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जर्मनी अपने यहाँ पर न्यूक्लियर एरा को ख़त्म करना चाहता है, जो कि आज के समय पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड की कैपिटल से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फिनलैंड में यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी आप देखोगे आज मंडे है, मंडे में बिजनेस पेज यानी कि वर्ल्ड सेक्शन नहीं आता है, सॉरी बिजनेस इकोनॉमी सेक्शन नहीं आता है, तो आप यहाँ पर इस वाले पेज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। दोस्तों, हमारे एडिटोरियल में ना आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक इश्यूज़ यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन को लेकर है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर पूरा एक लंबा थोड़ा आर्टिकल पब्लिश किया गया है, बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगा विद प्रॉपर डेटा एंड फैक्ट्स। फिर उसके बाद में एक दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन वाले, यानी कि वो भी द हिंदू का इनिशिएटिव है, वहाँ से कवर करेंगे कि फार्मिंग के अंदर में मशीनरी का किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। इसको लेकर एक बहुत अच्छा टॉपिक लिखा गया है, मतलब आप भी पढ़ोगे तो आप मज़ा आ जाएगा और एकदम एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। फिर उसके बाद में अभी हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने पहले एडिटोरियल पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है बिजनेस लाइन का, स्किल्स शॉर्टेज हैम्परिंग फार्म मैकेनाइजेशन। लोगों में यहाँ पर इतनी प्रॉपर स्किल्स नहीं है, स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इस वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो मशीनरीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स का। तो अगर फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं हमारा फार्मिंग सेक्टर और एक अल्टीमेट लेवल पर जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर ये 2 राइटर हैं जिन्होंने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है, बोरनाली भंडारी और साथ ही साथ में लक्ष्मी जोशी। तो समझेंगे क्या है यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़। करना क्या है, बस खाली इधर स्क्रीन पर नीचे की साइड में फोकस करना। सारा का सारा जो एडिटोरियल का कंटेंट है वो यहीं पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप इसको नोट्स के फॉर्म में PDF से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली यहाँ पर एक पेपर रिलीज़ किया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के माध्यम से। तो NCAER ने एक पेपर रिलीज़ किया, और उस पेपर के अंदर में क्या स्टडी थी, वहाँ पे बात की गई थी फार्म मशीनरी के बारे में, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती बाड़ी में जो मशीनरी यूज़ होती है उसके बारे में। तो ये जो मशीनरी इंडस्ट्री है इंडिया में, यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे छोटे फार्मर्स, और आपको पता है इंडिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास में ज़मीन बहुत कम है, थोड़ी ज़मीन है। ठीक है, ऐसे किसान बहुत सारे आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो वो लोग यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर मशीनरी का सपोर्ट नहीं है। तो इसी मशीनरी इंडस्ट्री के अंदर में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, जो ये फार्म मशीनरी इंडस्ट्री है ना, ऐसी मशीन जो कि फार्मिंग सेक्टर में यूज़ की जाती है, इस फार्म मशीनरी इंडस्ट्री की डिमांड भी है और सप्लाई भी है, बट दोनों तरफ में बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं। इंडिया में जो फार्म मैकेनाइजेशन है, यानी कि जो हमारे इंडिया में खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ पे जो मशीन का उपयोग है वो बाकी सारी कंट्री से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इंडिया में केवल 40 to 45% यहाँ पर काम हो रहा है,
उसके अलावा जैसे यूएस में आप बात करोगे 95% मशीन से सारा फार्मिंग सेक्टर में काम किया जा रहा है, ब्राज़ील में 75%, चाइना में 57% के आसपास मशीनरी का उपयोग हो रहा है फार्मिंग सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो फार्म मैकेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, और इसके कम होने के साथ साथ हमारे जो इंडिया में फार्मर्स हैं उनको इन मशीनरीज़ की जो स्किल्स है वो काफ़ी कम है, उनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर इसके बारे में जागरूकता नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के फार्मिंग सेक्टर के प्रोग्रेस में एक रोड़ा बना हुआ है। हमारे फार्मिंग सेक्टर को आगे ग्रो करने से कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोकती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन की। अब पहले राइटर समझाते हैं कि फार्म मशीनरी इंडस्ट्री, ये जो वर्ड है हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। फार्म मशीनरी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर जो कि क्या कर रहा है, मशीनरीज़ को, इक्विपमेंट्स को, टूल्स को बना रहा है, जिन टूल्स का हम लोग अपने एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे खेत के अंदर में यहाँ पर फसलें लगाना हो गया, उसको उसकी कटाई हो गई है ना, हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग, प्लफिंग, जितना भी काम हो गया, ये सारा काम में जो भी मशीनरीज़ का यूज़ होता है वो मशीनरीज़ जहाँ पर बनाई जाती हैं, जिस इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, उसी इंडस्ट्री सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो मशीन्स हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए लोगों की, हमारे किसान भाइयों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कम समय में ज़्यादा बेहतर फसल और ज़्यादा क्वांटिटी में फसल निकाल सकें, एफिशिएंसी बढ़ जाए, फार्मिंग ऑपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाए, फार्मिंग को बड़े स्केल पर लेकर चल सकें। तो यही यहाँ पर मेन पर्पज़ है मशीन्स का फार्मिंग सेक्टर में यूज़ करना। अब मशीन्स में जैसे कि आपका ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम, टिलर्स, ऐसे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीन्स आ जाती हैं जो कि फार्मिंग सेक्टर में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो फार्म मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री क्या है वो समझ में आ गया। अब राइटर बोलते हैं कि देखो इसी इंडस्ट्री में ना, इसी मशीनरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्किल शॉर्टेज, यानी कि लोगों में स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी आपको नज़र आएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया पॉइंट नहीं है। नया पॉइंट आता है यहाँ पर ये वाला, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यह है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कमी है। जो हमारे फार्मर्स हैं उनमें जागरूकता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में या मशीनरी का मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में। तो इसके चक्कर में यहाँ पर वो मशीनरी को सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी मशीनरी उनके लिए यहाँ पर कितना बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। तो इसके चक्कर में यहाँ पर वो जो पैसा जब खर्च करते तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट भी हो जाता है, उनका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये नज़र आती है। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास में प्रॉपर स्किल्स नहीं है, यहाँ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास में स्किल्स थोड़ी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर कोई क्वालिफाइड सुपरवाइज़र नहीं होगा इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, तो यहाँ पर जो मशीनरीज़ की क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटी यहाँ पर इतनी बेहतर तरीके से बन नहीं पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके पास में स्किल होना, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मशीनरीज़ को बेहतर बनाने के लिए, है ना। ये बात क्लियर हो गई। एक और जो चैलेंज है वो है हाई कैपिटल कॉस्ट। देखो मशीनरी जो बनती हैं या मशीनरी जो बिक रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास में इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं है कि वो यहाँ पर एक नई मशीन के अंदर में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया में जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं उनके पास में जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा कम है ना, उनके पास में लैंड बहुत कम है। तो इस चक्कर में जो वहाँ पे फसल वगैरह वो उगा रहे हैं वहाँ से प्रॉपर उनकी इनकम जनरेशन भी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मशीन जब एक्सपेंसिव है, फार्मर्स के पास में इतना पैसा नहीं कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें, तो कहीं ना कहीं इससे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक नहीं पहुँच पाती है, इससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो नहीं ग्रो हो पाती है। फिर एक और चैलेंज है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। सबसे प्रॉब्लम क्या है, सब बड़ी प्रॉब्लम क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर में, यही चीज़ है कि हर नई दिन एक नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर एक दिन यहाँ पर एक नई चीज़ निकल आ जाती है। एग्जाम्पल आप मोबाइल फ़ोन का ले लो, आज आप ले लो कल दूसरा आ जाएगा, आपको आप नया ले लो फिर कल दूसरा निकल कर आ जाएगा नया। ऐसे यहाँ पर हर सेक्टर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी में भी आप देख पाओगे बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। हमेशा यहाँ पर एक नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इससे यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एक परेशानी ये भी है कि जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं हमारे, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, जो मशीनरीज़ को बनाते हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस ये हो जाता है कि बार बार अपने आप को इनोवेट कर पाना, है ना, हर बार यहाँ पर नई चीज़ को लेकर आ पाना। तो इसके चक्कर में यहाँ पर जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं इस इंडस्ट्री में, मशीनरी इंडस्ट्री में, वो भी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो यह है कि इंडिया में वेदर कंडीशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भरता देखने को मिलती है। जो
मशीनरी खरीदी जाती है वो ज़्यादातर यहाँ पर वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वेदर कैसा होगा, और वेदर अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फार्मिंग ऑपरेशंस को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिले करना होता है। तो इसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमेना है कि वेदर जो कंडीशंस है वो भी यहाँ पर देखा जाना। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जो ये मशीनरी है, मशीनरी के अंदर में आपको हमेशा पता है कि उसको लगातार चलाने के लिए उसकी सर्विस करना, उसका रिपेयरमेंट करना, उसका मेंटेनेंस करके चलना, ये क्या करेगा, उस मशीन को लंबे समय तक चलने में मदद करेगा। ठीक है, तो उसको बार बार यहाँ पर मेंटेनेंस करवाना, हर सप्ताह यहाँ पर उसका रिपेयरमेंट करवाना, तो थोड़ा महंगा हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो जो खासकर छोटे फार्मर्स हैं उनके पास में प्रॉपर रिसोर्स नहीं है कि वो यहाँ पर इक्विपमेंट को खरीद सकें। अगर वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, इकट्ठा करने के बाद में एक बार खरीदते भी हैं तो उसमें फिर ऐसा सप्ताह और महीने का खर्चा जो है मेंटेनेंस का, वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक चैलेंज है एनवायरमेंट क्लियरेंस कंसर्न्स का। ये जो मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है ना, यहाँ पे इनके ऊपर एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी आ जाता है। देखो, इसका बुरा असर एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ हो रहा है। अभी के समय पर जो फार्मिंग सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर में जो मशीन का यूज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है ना। फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है, तेल वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत पोल्यूशन भी होता है। तो अभी जितने भी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर दबाव आ चुका है कि वो ऐसी मशीनरी बनाएं जिससे पोल्यूशन ना हो, उससे यहाँ पर चलाया जाए खेत में लेकिन उससे कोई ज़्यादा प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो ऐसी मशीनरी के ऊपर फोकस किया जाए। तो अभी ये चिंताएं भी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर नए नए इनोवेशन करने में उनको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर खर्चा लग जाता है। ठीक है, तो मशीनरी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर नज़र आई। अब राइटर बोलता है कि इसका सजेशन क्या हो सकता है। देखो, सजेशन यहाँ पर सबसे बड़ा सजेशन यह है कि आपको जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर्स बना सकते हो, कृषि विज्ञान केंद्र बना सकते हो। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर क्या कर सकती हैं, उनको यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो कि वो ट्रेनिंग दे फार्मर्स को, यंग फार्मर्स को ट्रेनिंग दे, बताएं कि कैसे यहाँ पर मशीनरी को ऑपरेट किया जाता है, कैसे यहाँ पर चलाया जाता है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, लोगों को इसके बारे में थोड़ी प्रॉपरली जानकारी मिलेगी, है ना। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, है ना, मशीनरीज़ के डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, ताकि वहाँ पे उनको एक नॉलेज हो कि कैसे यहाँ पर सिलेक्शन किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा जो वे फॉरवर्ड राइटर बोलते हैं कि जो फार्म मशीनरी है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस प्रकार से यहाँ पर उस मशीन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो सामने वाले को, है ना, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बोला गया है। फिर उसके बाद में जो फार्मर्स के पास में स्किल्स की काफ़ी कमी है उसको यहाँ पर हमें पूरा करना होगा, है ना। जो एग्रीकल्चरल स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, इसको काम करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि जो डिमांड साइड है खासकर वहाँ पर जो स्किल का शॉर्टेज है उसको यहाँ पर थोड़ा सा पूरा किया जा सके। यानी कि इस काउंसिल को लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने में काम करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो होनी चाहिए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ में आ सकते हैं, दोनों मिलकर साथ में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज लेकर आ सकते हैं जहाँ पर लोगों को स्किल्स के बारे में बातें बताई जा सकती हैं। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया ITIs के बारे में, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस स्किल की कमी वाले गैप को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ पर मशीनरीज़ को बनाया जा रहा है वहाँ पर रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विस सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ITI वाले जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये इस पूरे गैप को भर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, सर्विस सेंटर में जो कमियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मशीनरी इंडस्ट्री के बारे में समझाया गया कि फार्मिंग में जो मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है उसमें आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्लस ये इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, वो सब राइटर ने यहाँ पर समझाए हैं। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन जो है इसी पूरे के पूरे आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द की चैलेंजेस हिंडरिंग द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एफर्ट्स इन इंडिया एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस। यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस यानी चुनौतियां देखने को मिल जाती हैं हमारे इस फार्मिंग मशीनरी एफर्ट्स के अंदर में, मतलब पूरी तरह से हम अपने फार्मिंग में मशीनरीज़ को पूरी तरह से लागू कर सकें, है ना। इसको सक्सेसफुली लागू किए करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आपको समझाना है, प्लस उन दिक्कतों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं वो भी आपने समझाना है। हिंदी में भी एक बार मैं प्रश्न को रीड कर देता हूँ। तो भारत में कृषि मशीनीकरण, मशीन की बात करें तो मशीनीकरण के प्रयासों के सफल कार्य में बाधा डालने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है, कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है, ये आपने समझाना है।
तो अच्छा सा आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, ध्यान रखना 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब सबमिट करोगे ना, तो उसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है ऑन डेमोक्रेटाइजिंग टाइगर कंजर्वेटिव। टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है, तो ये लिखा गया है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को अभी पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर का क्या कह सकते हो सक्सेस देखने को मिला है, उसके बारे में राइटर ने काफ़ी सारे रेलिवेंट पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया है। तो वो पॉइंट्स सब कुछ मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। आप बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखो टाइगर सेंसस हुआ, यानी कि यहाँ पर जो ये टाइगर हैं जो बाघ हैं इनकी गणना की गई, इनकी गिनती की गई है। तो ये 5वीं बार इनकी गिनती की गई है। 5th साइकिल था अब की बार टाइगर सेंसस का, ये 2022 की है। ठीक है, ध्यान रखना 2022 का यहाँ पर ये पूरा का पूरा टाइगर सेंसस, मतलब 2022 में इस टाइगर सेंसस को 2022 तक का डेटा जो है इस टाइगर सेंसस में कवर किया गया, क्योंकि अभी हम 2023 में चल रहे हैं तो अभी प्रॉपर लेटेस्ट डेटा नहीं, तो 2022 तक का डेटा है हमारे पास में इस टाइगर सेंसस का। तो यहाँ पे ये जो टाइगर सेंसस इसको रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है और बोला यह है कि टाइगर की पॉपुलेशन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो आखिरी सेंसस हुआ था, वैसे तो ये 2022 वाला जैसे मैंने आपको बताया ना जो अभी सेंसस आया है, इससे पहले जो आखिरी सेंसस हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2018 वाला जो सेंसस है वो 2019 में रिलीज़ किया गया था, और ऐसे यहाँ पर जो 2022 वाला सेंसस है यानी पिछले साल वाला सेंसस है अभी ये 2023 में रिलीज़ किया गया है। तो 2018 में जो यहाँ पर गिनती हुई थी टाइगर्स की, उसमें इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2967 के आसपास थी, और अभी यहाँ पर 2022 में कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है, तो 2967 से बढ़कर ये संख्या 3167 हो चुकी है, यानी कि 200 नंबर से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। 200 टाइगर बढ़ चुके हैं पिछले 4 सालों में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा टाइगर सेंसस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइगर सेंसस का इतिहास क्या है। देखो टाइगर सेंसस का इतिहास कितना बड़ा है। टाइगर सेंसस को लेकर अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो आती हैं। इवन यहाँ पर इंडिया ने ना क्या किया था, एक बॉडी को अपॉइंट किया था, उस बॉडी का नाम था टाइगर टास्क फोर्स TTF, और इनसे बोला था कि आप एक ऐसी रणनीति बनाओ जिससे हम टाइगर को बचा सकें। ठीक है, इनसे यहाँ पर ये बोला गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी हुआ कि इसके बाद ना जो एक बॉडी और बनाई गई जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTA। ठीक है, NTCA। अब इसके नाम से पता चल रहा है क्या है कि ये टाइगर को प्रोटेक्शन देने की, टाइगर की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा करती है। अब ये बॉडी बनाई गई, कैसे बनाई गई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार ने TTF ये जो टाइगर फोर्स बनाया था ना, इसी ने ही अपनी राय दी थी, रिकमेंडेशन किया था कि एक बॉडी बनानी चाहिए NTCA को बनाया गया, और NTCA फिर क्या करने लगा, टाइगर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करने लगा। फिर NTCA ने धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट कर लिया। कोलैबोरेट करने के बाद में यहाँ पर और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोकस किया जाने लगा। फिर ये टाइगर्स की गिनती करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर हर 4 साल के अंदर में यहाँ पर इस प्रकार से जो टाइगर सेंसस है वो रिलीज़ होने लगा। ठीक है, तो हर 4 साल में अभी भी यहाँ पर ये टाइगर सेंसस रिलीज़ होता है, तो आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला आया था 2006 में, अब उसके बाद में यहाँ पर अब की बार ये 5वां वाला टाइगर सेंसस देखने को मिला है। अब की बार जो ये 5वां वाला साइकिल इवेंट है, इस 5वें वाले में क्या हुआ है वो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, किस प्रकार से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। वो डेटा यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये एस्टिमेटेड था 2018 का, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे शिवालिक हिल हो गई, सेंट्रल इंडिया हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, यहाँ सभी जगह पर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। लेकिन बात है वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स में टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है, कम हुआ है। यही एक चिंता वाली बात है, ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट्स में टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है। अब टाइगर की पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स में कम होने के पीछे का रीज़न क्या है, बोला ये जा रहा है कि वेस्टर्न घाट्स में जो लोगों का कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट है, एनवायरमेंट में वो ज़्यादा हो चुका है। लोग ज़्यादा यहाँ पर घुस चुके हैं जंगलों के अंदर में, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक भारी इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो अब प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे 50 साल हो चुके हैं,
क्योंकि 1973 में इस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आया गया था। अभी यहाँ पर 2023 में हम तो इसको पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो इस इवेंट को मार्क करते हुए, नहीं इस इवेंट को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक ग्रुप को बनाया है, एक बॉडी को बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये हमारे देश का कुछ पहला इस प्रकार का मतलब एक यूनिक सा ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ये बॉडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पीएम ने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और ये सही बात भी है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन, क्योंकि आप दुनिया भर की अगर टाइगर की पॉपुलेशन देखते हो तो 75% जो टाइगर्स हैं वो केवल और केवल इंडिया में ही देखने को मिल जाते हैं, और पिछले 10-12 सालों में इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ भी हुई है। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि आज के समय में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन को काफ़ी बड़ा खतरा भी है। फॉर एग्जांपल शिवालिक हिल और गंगेटिक प्लेन्स। शिवालिक हिल वाला जब रीजन देखोगे तो यहाँ पर भी टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन पिछले कुछ समय पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बनानी स्टार्ट कर दी हैं। उसके बाद में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा बोला जा रहा है ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स में या सेंट्रल इंडिया वाले पोर्शन में देखोगे तो टाइगर की पॉपुलेशन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कम हुई है। ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया हैं तेलंगाना में जो कवल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का उसके श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। उड़ीसा का सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो गया, महाराष्ट्र का शादरी टाइगर रिजर्व हो गया, यहाँ सभी जगह पर टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न, एक चिंता वाली बात है। यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन खत्म होने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि माइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनन वगैरह करना स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रायोरिटी के ऊपर में रखा, जिसकी चक्कर में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आती है बात वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स में जो टाइगर की पॉपुलेशन है ये भी कम होती हुई नज़र आई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगेन वहाँ पे क्या इशू है मैंने आपको समझाया कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन वाले रीजन हो गए, यहाँ पर भी देखो टाइगर की पॉपुलेशन पिछले कुछ समय पर थोड़ी बहुत यहाँ पर डिक्रीज़ होते हुए नजर आई है। अब यहाँ पे किस प्रकार का खतरा है? अगेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, बहुत सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं टाइगर का जो कॉरिडोर है, एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना, टाइगर को परेशानी पहुँचा सकते हैं। तो ये भी आज के समय पर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद में सुंदरबन वाला रीजन हो गया। सुंदरबन वाले रीजन में आप देखोगे क्लाइमेट चेंज वाला इशू है। क्लाइमेट चेंज यानी कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से जो समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो सुंदरबन बेसिकली यहाँ पर समुद्र के जस्ट पास में ही पानी वाले आसपास रीजन देखने को मिलेगा, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन इरोजन देखने को मिला है, वहाँ से जो जो मिट्टी वगैरह है वो सब खिसक रही है, खिसक कर दूसरी जगह पर जमा हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आई हैं। उसके बाद में वहाँ पे मछली पकड़ना, उसके बाद में पेड़ की कटाई करना, और उसके बाद में जो नेशनल वाटरवेज है, पानी का जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टाइगर पॉपुलेशन के ऊपर पड़ा है। तो टाइगर पॉपुलेशन को इन चीज़ों से जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कहने का यह है कि अगर ये खतरे ना होते तो टाइगर की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती। कुछ कुछ रीजन ऐसे जहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बढ़ने की बजाय घट ही चुकी है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि एग्जैक्टली 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्या पॉपुलेशन तब थी, क्या पॉपुलेशन अब है, और हमें क्या क्या अभी करना चाहिए, प्लस क्या क्या इश्यूज़ अभी टाइगर फेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नाउ दोस्तों अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करके यहाँ पर ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब अतीक अहमद वाले केस के बारे में कवरेज दिया गया है। अभी मैंने बताया अतीक अहमद का जो बेटा है पहले उसको मारा गया, उसका इनकाउंटर हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अतीक अहमद और अतीक अहमद भाई को यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तो राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो जो यूपी पुलिस है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपी के अंदर में जो लॉ है, जो कानून है, जो नियम कानून है, उसका मर्डर हुआ है। ये इन लोगों का मर्डर नहीं हुआ है, नियम कानून का मर्डर हुआ है। क्यों? क्योंकि एनकाउंटर को लेकर जो हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुछ और बोलते हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। चलो समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको अलग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, केसेस समझाऊंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस गए, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिक्स में घूमने की बजाय आप लोग यहाँ पर एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट कंटेंट है उसको कवर करने की कोशिश करो, जैसे अभी हम शुरू करेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है या ह्यूमन राइट कमीशन का जो स्टैंड है एनकाउंटर्स के ऊपर, वो किस प्रकार से है।
सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है एनकाउंटर को लेकर, और जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन जो मानव अधिकार की बात करता है वो क्या बोलता है एनकाउंटर को लेकर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो न्यूज़ तो आपको समझ में आ गई है अतीक अहमद वाली, ठीक है। अब न्यूज़ को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग मतलब यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर किसी पर्सन को मार देना, एक कानूनी जो एक होता है पूरा लॉफुल तरीका, वो यहाँ पर कोई कानून वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, जानबूझ के यहाँ पर किसी को मार दिया गया है। जुडिशल प्रोसीडिंग से काफ़ी दूर यहाँ पे आप कह सकते हो किसी का मर्डर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। आप कभी कवर देखते हो लिंचिंग वगैरह हो जाती है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के अंदर में ही कवर की जाती है। ये लिंचिंग जो है इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अगर सिंपल से डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यहाँ पर वो किलिंग्स होती हैं जहाँ पर जो एक एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो क्रिमिनल है, उसको मार दिया जाए और इलीगल तरीके से यहाँ पर वो काम किया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर में काउंट कर ली जाती है। ये बात आपको समझ में आई। अब हुआ क्या कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है प्लस सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ने कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं। तो ये दोनों ये बोलते हैं कि देखो जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं, जो प्रोसीजर्स पहले से ही बता रखे हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से कोई काम करना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे का। तो एनकाउंटर किलिंग के बारे में पहली चीज़ तो समझते हैं। तो एनकाउंटर किलिंग को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली कैटेगरी में रखा गया है कि जब कोई पुलिस या आर्म फोर्स ज़बरदस्ती बिना कोई रूल्स को फॉलो करे यहाँ पर किसी को मार दे, किसी सस्पेक्ट को मार दे, तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर में आता है। और ये चीज़ वो भी देखने को मिलती है कि जब कोई पुलिस वाला किसी गैंगस्टर के मतलब पास में आ चुका है, गैंगस्टर के सामने आ चुका है या किसी आतंकवादी के सामने आ चुका है ना, तो अपने आप के बचाव के लिए यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर दे, अपने आप के बचाव के लिए उनका एनकाउंटर कर दे, तो वो सब यहाँ पर कह सकते हो एनकाउंटर कहलाता है, ठीक है। एनकाउंटर की प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। नाउ ये जो टर्म है पुलिस एनकाउंटर, ये पुलिस एनकाउंटर कहीं पर भी स्पेशली तरीके से डिफाइन नहीं है, ना ही वो हमारे इंडियन पिनल कोड है, ना ही हमारा सीआरपीसी है, ठीक है, ना ही हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ना ही हमारा इंडियन पिनल कोड है जहाँ पर अपराध की सज़ा क्या होनी चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर पुलिस एनकाउंटर जैसी जो टर्म है उसको स्पेशल तरीके से यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन फिर भी हमारे पास में कुछ कानून है जो कि एनकाउंटर से रिलेटेड हैं, जैसे कि आर्टिकल 6 क्लॉज 1 जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इस बॉडी का आर्टिकल 6 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अपने राइट्स हैं, अपने हक हैं, हर एक के पास में राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। तो वो जो जीने का अधिकार है वो एकदम से ऐसे नहीं छीना जा सकता। किसी को ज़बरदस्ती यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर मार दिया जाए, उसकी ज़िंदगी छीन ली जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा यहाँ पर इस इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कहना है, एक इंटरनेशनल बॉडी है ये। फिर उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों के दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर जो फेक एनकाउंटर है उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जो फेक एनकाउंटर होता है ना, कि एनकाउंटर कर दिया और कुछ और बता दिया, फेक एनकाउंटर जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक प्रोविजंस के अगेंस्ट में है, क्योंकि ऐसा ही होता है। आजकल बहुत सारी जगह पे आपने फिल्म भी देखा होगा कि ऐसे काफ़ी फेक एनकाउंटर्स देखने को मिल जाते हैं कि किसी को मार दिया गया, मारने के बाद में यहाँ पर बता दिया गया कि हमने सेल्फ डिफेंस में काम किया क्योंकि वो अटैक करने वाला था, ये करने वाला था, भाग रहा था हमारी बंदूक लेके, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, तो हमने यहाँ पर एनकाउंटर करना पड़ा, ठीक है। उसको यहाँ पर फेक एनकाउंटर बोलते हैं, मतलब जो रियलिटी थी उससे हटकर यहाँ पर कोई चीज़ हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, एनकाउंटर कर दिया गया, वो फेक एनकाउंटर है। तो बोला ये गया कि फेक एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक प्रोविजंस के अगेंस्ट में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है ये। फिर उसके बाद में इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 96 है और सेक्शन 100 है, ये थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के बारे में चर्चा करता है कि आपके पास में हक है कि आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आईपीसी का सेक्शन 300 क्लॉज 3, सेक्शन 300 क्लॉज 3 जो है आईपीसी का, वो क्या बोलता है, ये बात करता है, इट प्रोवाइड्स दैट इफ़ एनी पब्लिक सर्वेंट कॉजेज डेथ वाइल एक्टिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस एंड विच इज़ लॉफुल एंड मैंडेटरी फॉर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन। अगर कोई यहाँ पर कारण बनता है, और ध्यान रखना मतलब किसी की मृत्यु का कारण बनता है ना, लेकिन यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे से नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मर्डर मतलब वो मर्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी कि किसी को यहाँ पर परेशान करने के लिए उसका इंटेंशन नहीं था यहाँ पर मार दिया जाए, बस खाली यहाँ पर अपना बचाव कर रहा था, उस बचाव में यहाँ पर उसकी हत्या हो जाए,
तो कहीं ना कहीं वो मर्डर नहीं कहलाएगा, ऐसा यहाँ पर आईपीसी के अंदर में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका सेक्शन 46 क्लॉज 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन भागने की कोशिश करता है, मतलब वो गिरफ्तार है और गिरफ्तार रहे रहे भागने की कोशिश करता है, और अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो जिन्होंने अरेस्ट किया यहाँ पर उनके पास में पावर है, वो पूरी तरह से अपना जो जितना भी फोर्स है, जितना भी जोर है उसका यूज़ करके उस व्यक्ति को अरेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो कुछ लॉज यहाँ पर क्या बोलते हैं वो इसके बारे में समझाया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है एनकाउंटर्स के ऊपर में। तो ये बात है सितंबर साल 2014 की। तो सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, बताया है कि पुलिस एनकाउंटर अगर होता है तो उसमें यहाँ पर किस प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो करना है। ठीक है, तो एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस के तहत यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की थी। जैसे पहली गाइडलाइन यहाँ पर दी थी इन्होंने कि जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा, प्लस यहाँ पर मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी है वो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगी, प्लस यहाँ पर जो व्यक्ति मरने वाला था जिसको मार दिया गया है ना, उसके जो परिजन होंगे यानी फैमिली वाले लोग होंगे उसको भी यहाँ पर इंक्वायरी में थोड़ा बहुत शामिल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सब इंटेलिजेंस इनपुट के अंदर में रखे जाएंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इनकाउंटर के बाद में वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, जैसे सीआईडी वगैरह जो एजेंसी होती है ये करेंगी, ताकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाए वो निष्पक्ष हो, किसी की तरफ कोई झुकाव ना हो, है ना। उसके बाद में ये बात कहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत बोला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर में। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो हमारी गाइडलाइंस है। दूसरी तरफ जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जिसका मेन काम है मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये भी यहाँ पर इन मामलों के ऊपर में बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो अगर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये एनएचआरसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लो कोई सीरियस डाउट आ रहा है ना, कोई यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो पार्शल है ना कहीं यहाँ पर किसी ना किसी साइड में झुकाव दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनएचआरसी बोल सकता है, बट फालतू में एनएचआरसी को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि कोई भी इंसिडेंट होता है जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनएचआरसी को भेजनी चाहिए, यानी इस ह्यूमन राइट कमीशन को भेजनी चाहिए या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भेजनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बोली गई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करो, ताकि हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकें सारे के सारे एनकाउंटर्स को, या फिर यहाँ पर कोई भी इंजरी होती है पुलिस एनकाउंटर्स के अंदर में तो उन सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो ये काम ज़रूर करने होंगे। ठीक है, तो एनकाउंटर्स को लेकर क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया। अब उसके बाद में एक और पॉइंट है, व्हाट डिड द एनएचआरसी से ऑन एनकाउंटर्स, यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बॉडी है, ये एनकाउंटर को लेकर क्या बोलती है। तो एनएचआरसी ने 1997 में जो इनके फॉर्मर चेयरपर्सन थे जस्टिस M.K. वेंकटचलैया, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और उन्होंने भी यहाँ पर बताया था कि जब यहाँ पर जो मृत्यु होगी पुलिस एनकाउंटर में तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली बात, पुलिस की ड्यूटी होगी, अगर कोई एनकाउंटर हो गया है तो पुलिस की ड्यूटी होगी कि जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस एनकाउंटर के बारे में वो यहाँ पर प्रॉपरली गेन करें, है ना, और एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रजिस्टर के अंदर में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखें। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न बोला गया है कि इसने ये बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस एनकाउंटर को लेकर वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ के माध्यम से होना चाहिए, जैसे कि सीआईडी वगैरह, अगेन वही वाला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर एनएचआरसी ने ये भी बोला है कि जिसका एनकाउंटर हो गया है उसके जो परिवार वाले हैं, ठीक है, उसके जो परिवार वाले हैं ना, जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे, उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। बाकी अगर कोई फेक एनकाउंटर निकलता है तो जो पुलिस ऑफिसर्स है उसको यहाँ पर सज़ा भी मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ पर एक्यूज होना चाहिए। फिर साल 2010 में यहाँ पर क्या हुआ, एनएचआरसी ने इन सारे रूल्स के अंदर में जो रूल्स बोले थे इन सब के अंदर में अमेंडमेंट कर दिया, कुछ यहाँ पर चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद में कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर दी। इन्होंने बोला कि देखो अब जब यहाँ पे एनकाउंटर वाली बात आएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोविज़न होना चाहिए, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जो भी डेथ होंगी वो सारी रिपोर्ट एनएचआरसी के पास में जानी चाहिए। वो सारा काम कौन करेगा, तो एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो ये सारा काम करेंगे। कोई भी इस प्रकार का एनकाउंटर होता है तो 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एनएचआरसी के पास में पहुँच जाए, प्लस यहाँ पर उसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो बैठा दी जाए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 48 घंटे के अंदर अंदर एक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 महीने के बाद फिर से यहाँ पर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी एनएचआरसी को, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट होंगी वो सब यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी एनएचआरसी के पास में।
तो एनकाउंटर के बेसिस पर ये सारी कुछ गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने मेंशन कर रखा है। तो हाल ही में कोई ऐसा कोई केस देखने को मिला है? देखो बिल्कुल ऐसा केस देखने को मिला था जहाँ पर पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया। ये बात है दिसंबर 2019 की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस में ना इन्वेस्टिगेशन को अलाउ कर दिया, और वो जो इन्वेस्टिगेशन था वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन था जिसको हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज वीएन सिरपुकर जो है उसको हेड कर रहे थे। वो केस क्या था कि हैदराबाद पुलिस ने क्या किया, 4 आदमियों को यहाँ पर मार दिया हैदराबाद की पुलिस ने। और वो जो 4 लोग थे ना, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गैंग रेप किया है, साथ ही साथ में यहाँ पर उन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, 26 साल के डॉक्टर का हैदराबाद में। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो उन 4 आदमियों को हैदराबाद पुलिस ने मार दिया। इस प्रकार का जो एनकाउंटर वो यहाँ पर नज़र आया था। अब तेलंगाना पुलिस से पूछा गया तो तेलंगाना पुलिस ने यहाँ पर क्या बोला, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि ये जो एक्यूज़ मैन थे ना, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जो चारों व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस वालों से जो गन है ना, जो उनकी पिस्तौल है, उसको यहाँ पर छीनने की कोशिश की है और भागने की कोशिश की थी। तो इस रिस्पॉन्स में यहाँ पर तेलंगाना पुलिस ने यहाँ पर उनको मार दिया। लेकिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, मैंने जैसा बोला, एक इन्वेस्टिगेशन बैठाया, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जो ये एनकाउंटर था ये फेक एनकाउंटर था, है ना, ये फेक तरीके से एनकाउंटर किया गया है। तो मई 2022 की बात है, पिछले साल की बात में। तो पिछले साल क्या होता है कि ये जो पुलिस वाले हैं, लगभग 10 पुलिस वालों को यहाँ पर बुक कर लिया जाता है मर्डर के चार्ज में, और इन्होंने यहाँ पर एनकाउंटर किया था, बट फेक एनकाउंटर यहाँ पर वो दिखाया गया। जैसा इन्होंने बोला था वैसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो उन पुलिस वालों के खिलाफ यहाँ पर जो एफआईआर वगैरह है वो भी दर्ज करवाई गई थी। तो ये यहाँ पर रीसेंट केस था। आई होप गाइस आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है जो इसके रिगार्डिंग वो यहाँ पर मिल चुकी होगी, ठीक है। तो ये इशू काफ़ी चर्चा में था। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है एनकाउंटर को लेकर, एनएचआरसी क्या बोलता है वो हमने सब कुछ समझ लिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक एडिटोरियल ये है, ये हमारे काम का नहीं है, ये बात करता है सऊदी अरेबिया और ईरान। कहोगे बाप रे, फिर से? हाँ, फिर से ये वही आर्टिकल है। हम इसको लगभग 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, क्या पढ़ना है क्या लिखना है, बस खाली उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको लेकर चलनी है। इसके अलावा बार बार यहाँ पर हाथ पैर नहीं फेंकना है किसी एक ही आर्टिकल के ऊपर में। आपके पास में वहाँ पर टाइम बहुत कम है, 250 शब्द में आंसर लेकर आना है। आपके पास में प्रॉपर आंसर राइटिंग तैयार है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में किस प्रकार की दोस्ती हुई है ना, और चाइना ने यहाँ पर उस मीडिएशन को करवाया है। तो वही आर्टिकल दोबारा से रिपीटेड है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें आप लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि देखो, एक बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर बदलाव कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है स्टार्टिंग में? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको अगर हम प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट करें तो ये ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दें। बिल्कुल सही बात है, बिल जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करके उसको एसेंट देंगे अपना। दूसरा स्टेटमेंट क्लियर है बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थ्रू गुजरना पड़ता है, दोनों के थ्रू स्पेशल मेजोरिटी से निकलना पड़ता है। ये सही बात है, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों के थ्रू यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। और जॉइंट सिटिंग का यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर यहाँ पे कोई बिल पास हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर ये अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो चुका है, तो बोला जाता है कि अगर कोई दूसरा बिल है ना, तो डिसएग्रीमेंट हो गया तो लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठकर जॉइंट सेशन में मामला सुलझा लेते हैं। बट यहाँ पर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 वाले सही हैं। तो अगर हम ऑप्शन को देखना चाहें तो यहाँ पर सही उत्तर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, जैसे मैंने कल बताया भी था कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन को अगर आप देखते हो तो फर्स्ट नंबर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो बी, ए, सी, डी तो वैसे ही गलत हो गया, बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की कोई भी पहले परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेटमेंट 2 सही है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट है, इसको जो ये बिल होता है, इसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट 3 भी हम लोगों ने समझ लिया है, जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके थ्रू यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा से ये पास होना होता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी केस में दोनों के बीच में, तो कोई भी जॉइंट सेशन का प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।